बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 4 मई और पाकिस्तान में इतवार की शाम। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहली खबर आपके सामने मशरिक़ वुस्ता से रखते हैं। मिडल ईस्ट में एक मेजर डेवलपमेंट हुई है। यमनी हौसियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से इजरायली एयरपोर्ट उड़ा दिया है। ये मेजर खबर इसलिए है कि जो इजराइल है उसके पास एक आयरन डोम है, एक ऐसा सिस्टम है, खुदकार सिस्टम है जो अमेरिका और वेस्ट ने उन्हें बना के दिया हुआ है, जिससे कोई भी उनके ऊपर जो मिसाइल हमला होता है उसको वो आयरन डोम जो है वो हवा में ही डिटेक्ट करके फिजा में ही उसे वापस उड़ा देता है। और इस वजह से कोई भी इफेक्टिव मिसाइल, भले वो ईरान से छोड़े गए हों या किसी और जगह से, वो इसराइल को हिट नहीं करते, वो वहाँ नहीं पहुँचते। लेकिन ये मेजर डेवलपमेंट इसलिए है कि जो यमनी हौसी हैं उन्होंने जो बैलिस्टिक मिसाइल चलाया वो ना सिर्फ पहुंचा बल्कि उसने एग्जैक्ट ठीक तरीके से एयरपोर्ट को निशाना बनाया और उन्होंने एयरपोर्ट के एक हिस्से को उड़ा दिया है। अब इसराइल के अंदर उस पर हंगामी मीटिंग्स हो रही हैं। एयरलाइंस जो हैं उन्होंने तल अवीव की फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल की हैं। कम अज़ कम कुछ एयरलाइंस की इन्फॉर्मेशन तो है। मसलन एयर इंडिया की जो फ़्लाइट तल अवीव जा रही थी इंडिया से, उसको रीराउट किया गया है, कैंसिल किया गया है। उसकी उसकी डेस्टिनेशन पर जहां उसने पहुंचना था उस प्लान को कैंसिल किया गया और उसको अबू धाबी में उतारा गया है। इस वक्त वो जहाज़ अबू धाबी उतरा है और भी बहुत सारी फ़्लाइट्स जो हैं वो रीराउट हुई हैं। उन्होंने अपना अराइवल वहां पर कैंसिल किया है। कम अज़ कम एयर इंडिया का हमें पता चल रहा है कि उन्होंने 6 तारीख तक अपने जो ऑपरेशंस हैं वो तल अवीव के लिए कैंसिल किए हैं। ये मेजर एक स्टोरी है, इसकी मेजर रेमिफिकेशंस होंगी इस पूरे खित्ते के अंदर। और सबसे मेजर जो इसके इसके ऊपर तज्जिए हो रहे हैं, जो दिफाई तज्जिया निगार इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं, तो सबसे मेजर डेवलपमेंट ये है कि जो गालिबन एरो 3 नाम है उसका आयरन डोम का, जो उनके पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो खुदकार है। जैसे ही कोई मिसाइल उनकी तरफ बढ़ता है तो वो डिफेंस सिस्टम जो है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वो खुद से ही उसको डिटेक्ट करता है और फिजा के अंदर ही वो उसे जो है रिस्पॉन्ड करता है और उसे इसराइल की जो स्पेस है, मीन जो ज़मीनी उसकी आप हदूद कह लें या ज़मीन पर, उसको लैंड नहीं करने देता। अब ये जो यमनी हौसियों ने ये जो बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया और ये इसराइल तक पहुंचा, जो हमें मीडिया पर नज़र आ रहा है और इस पर तज्जियात नज़र आ रहे हैं, ये डेफिनेटली एक मेजर ब्रेक थ्रू है इस सारी सिचुएशन के अंदर। अब उनका एरो 3 काम नहीं किया दुरुस्त, या यमनी हौसियों के पास कोई ऐसा नई टेक्नोलॉजी आई है इस बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर, कोई नई चिप है, नई टेक्नोलॉजी है जिसने उसको डिटेक्ट नहीं होने दिया या उसको डिच कर दिया उस सिस्टम को, ये कहना अभी कबल वक्त है। लेकिन ये ज़रूर है कि इससे पूरा जो खिता है उसके ऊपर मेजर इसकी रेमिफिकेशंस होंगी, क्योंकि इससे एक दिन पहले ही जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक ट्वीट किया था और उन्होंने डायरेक्टली हिट किया था कतर को। और कतर को उन्होंने ये कहा था कि वो दोगलापन कर रहे हैं। एक तरफ वो जो इसराइल है उसके साथ भी वो गलत बातें कर रहे हैं, मीन या उनसे गलत वादे कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो फ़लस्तीनी साइड है उनसे भी वो गलत वादे कर रहे हैं। तो उन्होंने उनके ऊपर बहुत ही एक जारहाना किस्म का ट्वीट किया था, जारहाना किस्म की सोशल मीडिया पोस्ट की थी, जिसके जवाब में जो वज़ीर ख़ारजा हैं कतरी, उनके तर्जमान ने कहा कि नेतन्याहू गलत बयानी कर रहे हैं, हमने बहुत उम्दा काम किया, इसीलिए हमने डील ब्रेक करके दी थी, डील जिसकी वजह से जंग बंदी हुई थी आर्जी तौर पर। लेकिन ये तो अब एक नई डायमेंशन खुल गई है यमनी हौसियों की। देखते हैं आने वाले दिनों में मिडल ईस्ट के अंदर क्या होता है। यहाँ पर ये मत भूलिए कि हाल ही में अमेरिका के अंदर जो एक सिग्नल की चैट लीक हुई थी जिसमें अटलांटिक के एक जर्नलिस्ट को गलती से शामिल कर लिया था, जिसकी वजह से जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अभी फारिग किए हैं मार्क वॉल्स, उनको फायर किया गया है या फारिग किया गया अमेरिका में, क्योंकि वो शायद रिस्पॉन्सिबल थे उस लीक के। वो जो तमाम लीक हुई थी या वो जो तमाम एपिसोड हुई थी वो भी यमनी हौसियों के ऊपर अमेरिका का जो हमला था उससे रिलेटेड थी। तो एक तरफ अमेरिका उन पर हमले कर रहा है, दूसरी तरफ यमनी हौसी जो है वो इसराइल पर हमले कर रहे हैं, और आज उनका बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो पहुंचा है इसराइली एयरपोर्ट के ऊपर। अभी ये चंद घंटे पहले की डेवलपमेंट है, डेवलपिंग स्टोरी है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें सामने नहीं आई। जब भी इन्फॉर्मेशन जो भी इससे आगे आएगी वो आपके सामने रखेंगे। होपफुली अगले व्लॉग तक हमारे पास मजीद इस पर इंफॉर्मेशन होगी। अब चलते हैं इंडिया और पाकिस्तान की तरफ। इंडिया और पाकिस्तान की एस्केलेशन मजीद बढ़ गई है। ये हम आपको फुटेज दिखा रहे हैं, ये बगलिहार डैम की है, ये डैम चनाब रिवर के ऊपर है। आप देख सकते हैं कि तमाम स्पिलवेज जो है वो बंद कर दिए गए हैं। पानी जिन दरवाज़ों को, गेट्स को, अगर खुला हो तो पानी उनमें से निकलता है, उन तमाम गेट्स को, स्पिलवेज को बंद कर दिया गया है। ये बगलिहार डैम का वो एग्जिट पॉइंट है जहाँ से पानी पाकिस्तान को मिलता है। तो तमाम पानी जो है उसको बंद कर दिया है, हिंदुस्तान उसे रोक रहा है मुकम्मल तौर पर। यह जाहिर है इंडस वाटर ट्रीटी के खिलाफ है
और ये जहन में रखिए या अपनी याददाश्त में रखिए कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसमें 3 दरिया जो है वो हिंदुस्तान को कंप्लीटली मिले हैं, जिसमें रावी है, सतलुज है, ब्यास है। ये सारे इधर लाहौर की साइड पर ऊपर वाले दरिया हैं, और 3 नीचे वाले वेस्टर्न साइड के जो दरिया हैं वो पाकिस्तान को मिले थे, जो चनाब, जेहलम और सिंध इंडस। तो ये 3 जो है ये पाकिस्तान को मिले थे। अब बगलियार डैम जो है वो ये चनाब पर है, उस पर इंडिया ने पानी रोक दिया है। ये ANI उनकी न्यूज़ एजेंसी है, ये उनकी वीडियो है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया क्लेम भी कर रहा है और सबूत भी दिखा रहा है। हमारी तरफ तो चले हम ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों की, और लोगों को कुछ ना कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी कई चीज़ों में दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो इस वक्त की सूरत हाल है कि उन्होंने वो पानी रोक दिया है। अब दूसरी तरफ जो सोर्सेज हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो किशन गंगा डैम है वो उन्होंने दरियाए झेलम पर बनाया है, उस पर भी वो पानी रोकने जा। मारिन ये समझते हैं कि नीलम वैली पर इसका गहरा असर होगा। अगर ये पानी रोका गया तो वहाँ पर इन्वायरमेंट भी तबाह होगा, वहाँ पर आबी हयात जो है वो भी मारी जाएंगी, और ये बहुत ही बुरा होगा पूरे का पूरा नीलम वैली के लिए। अब देखते हैं इस पर इंडिया क्या करने जा रहा है, हमारी स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि अभी तक जो हमारी स्ट्रेटजी सामने आ रही है वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तो नहीं कहूँगा, मायूस कुन है। क्योंकि हमने वजीर खारजा के तौर पर, अब वजीर खारजा तो नहीं है तो वो दाखिला मोहसिन नकवी, लेकिन उनको मिडिल ईस्ट के दौरे पर भेजा है और अब वो जाकर एंगेज करेंगे। वो वजीर खारजा भी नहीं है, लेकिन उनको हम, यही तो इस हुकूमत का काम है, जिसके पास 90% वोट है उनसे जेल में बिठाया हुआ है, जिसके पास 17% वोट हैं, 17 सीटें हैं, उनको हुकूमत दी हुई है और कहते हैं कि अवाम उनके पीछे खड़ी होकर अब एक जंग भी लड़े। जिनको अवाम ने वोट नहीं दिया, आप बताइए कि उनके ऊपर अवाम कैसे ट्रस्ट करे और एक इतनी बड़ी जंग में उनके पीछे जा खड़ी हो। आज अलीमा खानम साहबा ने ट्वीट भी यही किया कि मामला तो सीधा सा है, जिसको अवाम ने वोट दिया उसको जेल से बाहर निकालें ताकि वो कौम को इकट्ठा करे, और जो फैसले करे वो पूरी कौम इकट्ठी होकर फिर उस सिमत में जाए। कौम कैसे कर सकती है ये कि जिनके पास सिर्फ 17 सीटें हैं, जिन्हें कौम ने मैंडेट ही नहीं दिया, आप उन्हें कौम पर पहले इंपोज करते हैं और फिर कहते हैं कि एक बहुत बड़ी जंग जो है वो उनके पीछे खड़े होकर आप लड़ें। जब पूरे का पूरा सिस्टम ही नाइंसाफ़ी पर और गैर कानूनी तौर पर आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो अवाम का फिर उसमें ट्रस्ट और इंटरेस्ट क्या रह जाएगा। बहरहाल जैसे मैंने आपको बताया कि ये सूरत हाल जो डेवलप हो रही है पाकिस्तान के अंदर, वो ये है कि लीडरशिप की कमी है, जिसकी वजह से अब मोहसिन नकवी को वहाँ भेजा जा रहा है। अब मोहसिन नकवी साहब को और कोई जानता हो ना जानता हो, मिडिल ईस्ट वाले तो जानते हैं ना, उनके यहाँ पर जो सफ़ीर हैं वो वहाँ पर रेगुलरली बताते होंगे कि ये शख्सियत क्या है, इनकी पाकिस्तान में क्या रेपुटेशन है, इनका बैकग्राउंड क्या है, ये कैसा जर्नलिज्म करते रहे हैं, जर्नलिज्म में इनकी रेपुटेशन क्या थी, ओवरऑल पाकिस्तान में इनकी रेपुटेशन क्या थी। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि ऐसे मौके पर जब आपको स्टेट क्राफ्ट की ज़रूरत है, स्टेट्समैनशिप की ज़रूरत है, किसी बहुत ही आप ये कहें कि संजीदा आदमी को भेजने की ज़रूरत है, उस वक्त आप मोहसिन नकवी साहब को भेज रहे हैं, बट दैट इज़ द बेस्ट यू हैव। यही लगता है कि आपके पास वही बेस्ट है। और देखें भी तो अगर दूसरे जो आपके पास दो जोकर हैं, इसाक डार और ख्वाजा आसिफ, वो जब मुंह खोलते हैं पाकिस्तान को मरवा देते हैं, फंसवा देते हैं किसी न किसी स्टेटमेंट में, उनसे तो फिर ये बेहतर ही होगा। अंधों में काना राजा वाली बात है। तीसरी तरफ आपके पास वो बेचारे डिंटोनिक है जिन्होंने आज अरेंज कर रखी थी एक ब्रीफिंग, और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ब्रीफिंग अरेंज कर रखी थी। ये भी एक लतीफ़ा था कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है उसने पॉलिटिकल पार्टीज़ को ब्रीफिंग देनी है। अब गौर कीजिए सीरियसनेस की, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का काम ज़ाहिर है मीडिया के साथ है, पब्लिक के राय आमा जो है, एक पब्लिक है आम, उससे इंगेज करने का तो है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ तो हमेशा सीनियर तरीन लीडरशिप जो है वो आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री, आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री, आपकी जो जितने भी डिफेंस मिनिस्ट्री, उन लोगों को, जो सीनियर तरीन लोग आपके होने चाहिए, उनको इंटरेक्ट करना चाहिए, उनको पॉलिटिकल पार्टीज़ को एतमाद में लेना चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी तो मजाक बनाया हुआ है, जहां पूरे पाकिस्तान का चौधरी ने मजाक बनाया हुआ है वहां पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी बनाया हुआ है। तो आज ये जो डेंटोनिक साहब हैं, इनको आज कहा गया कि आप ब्रीफिंग दें। ज़्यादातर पार्टीज़ ने इतना सीरियस उसको नहीं लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर नहीं गई, बल्कि अपना एक एलामिया जारी किया और उसमें इशारा इसी तरफ है कि आप लोग नॉन सीरियस हैं और एक इतने सीरियस मामले को इतने ही नॉन सीरियस तरीके से आप ट्रीट कर रहे हैं। तो ये भी एक लतीफ़ा हुआ। लेकिन बहरहाल सिचुएशन, अब चलते हैं आगे हिंदुस्तान की तरफ। हिंदुस्तान के अंदर मोदी की उनके एयर चीफ से आज मुलाकात हुई है संडे वाले दिन, और कल उनकी हफ्ते वाले दिन गालिबन मुलाकात हुई अपने नेवल चीफ के साथ। इससे ये वाज़ेह है कि या तो जो प्लान मोदी ने बनाया था वो वर्कआउट नहीं कर रहा, या वो नया प्लान डिवाइस कर रहे हैं, या अभी उन्होंने अपना प्लान इंप्लीमेंट नहीं किया। लेकिन ये तय है कि मामला अभी तक जो नज़र आ रहे हैं वो एयरफोर्स उसमें कलीदी किरदार होगा, जो भी इंडिया अगर कोई रिएक्शन करेगा। और जैसा कि अब वाज़ेह हो चुका है अमरीकी नायब सदर के बयान के बाद कि ये शायद गल हो गई है, मतलब कि बातचीत हो गई है, कुछ वो करेंगे कुछ ये करेंगे और फिर मामला रफा दफा हो जाएगा। लेकिन इसमें से एक चीज़ जो बहुत उम्दा तरीके से की जा रही है वो ग्लोरिफिकेशन है, और ग्लोरिफिकेशन है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनाब जनरल आसिम मुनीर, तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री की, और उनकी ग्लोरिफिकेशन हो रही है। और नैरेटिव जो है उसे किसी तरह से खींच के पाकिस्तान में अब आर्मी चीफ के हाथ में देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पिछले 3 साल से पाकिस्तान की अवाम जुड़ी हुई है डेमोक्रेसी के साथ, फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ, रूल ऑफ लॉ के साथ, ह्यूमन राइट्स के साथ, इमरान खान के साथ, और पाकिस्तान में जो हो रही ज्यादतियाँ हैं उनके खिलाफ। वो ओवरसीज़ पाकिस्तान
पाकिस्तानी हो या वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी हो, वो इसी तरफ खड़े हैं। लेकिन अब उसको बदलने के लिए ये एक भरपूर किस्म का नैरेटिव शेपिंग की कोशिश की जा रही है और दूसरे लफ्जों में इस सारे माहौल को अपने इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। भिंबर आज़ाद कश्मीर की भी एक फुटेज हमारे सामने है। ये जो फुटेज भिंबर आज़ाद कश्मीर की सामने आई है, इसमें फौजी गाड़ियों के ऊपर असलहा और दूसरी चीज़ें सरहद की तरफ मूव की जा रही हैं, बॉर्डर की तरफ, और अवाम में से कुछ लोग जो हैं वो फूल फेंक रहे हैं। ये पहले कुछ नहीं, पहले तो खुद ही अवाम निकल आती थी, अब तो पता नहीं ये थोड़ा सा मतलब कि कहीं ना कहीं वीडियो शीडियो बनानी पड़ी है स्पेशल अरेंजमेंट करके, क्योंकि साथ पुलिस नज़र आ रही है। अब ये तो हमने कभी नहीं देखा कि फ़ौज को पुलिस तो नहीं छोड़ने जाती, फ़ौज को तो प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती पुलिस की, तो पुलिस की गाड़ियाँ भी वहाँ पर कॉन्वॉय के लिए नज़र आ रही हैं। ये हमने पहले कभी ना देखा कि पुलिस वहाँ पर मौजूद हो जिस भी असिस्टेंस के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि फौज को तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप इससे खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त ये जो कुछ भी पिछले 3 सालों में हुआ उसमें कितना अवाम और फौज के दरमियान आप यही कह लीजिए कि कितनी दूरी है कि जो काम ऑटोमेटिकली नेचुरली लोग खुद से करते थे, और जहाँ भी उन्हें जब ऐसी सिचुएशन होती थी तो लोग नारे मारते थे, सड़कों के किनारे खड़े होते थे, फूल फेंकते थे। ये हमेशा से होता आया, जो बॉर्डरिंग एरियाज़ के अंदर रहते हैं उनको पता है इस बात का। लेकिन अब आवाम जो है वो इतनी इनडिफरेंट है, आवाम के साथ जिस तरह सौतेला सलूक किया गया है, आवाम अब दूरी पर है, और अब इसके लिए ख़ास अरेंजमेंट करके ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर जो चीज़ एक अमूमी बात थी उसको आप मीडिया में ग्लोरीफाई करके ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चलाने की कोशिश की जाती है। अच्छा जी, नजम सेठी साहब का अगला तज्जिया आपके सामने रखते हैं। सेठी साहब ने यह कहा है कि वही बात एग्जैक्टली जो हमने चंद दिन पहले से लगातार आपके सामने कह रहे हैं, वही अब तज्जिया सेठी साहब ने भी किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि हम डिफेंसिव हैं, हम अपना बयानिया भी ठीक तरीके से पेश नहीं कर रहे, ना ही इंडिया के बयानिया को काउंटर कर रहे हैं। जो हम बार बार आपके सामने बात रख रहे थे, उन्होंने कहा कि इंडिया का बलूचिस्तान में कार्रवाइयों में हाथ है, और अगर है तो फिर आप क्यों इंटरनेशनल मीडिया के सामने नहीं रखते। ये सेठी साहब का कहना है, दुरुस्त कहना है उनका, बिल्कुल दुरुस्त तज्जिया उनका। उसकी वजह ये कि हम भी बार बार आपके सामने कह रहे हैं कि 26 लोग जो या 28 लोग जो कत्ल किए गए पहलगाम के अंदर, कोई शक नहीं कि वो दहशतगर्दी का वाक़या है। जितनी मजम्मत की जाए कम है, हमारी तमाम हमदर्दियाँ लवाहकीन के साथ, लेकिन इसके साथ साथ हमें वो हमदर्दियाँ जो जाफर एक्सप्रेस में लोगों दहशतगर्दों ने मासूम लोगों को मारा, उनके साथ भी रखनी पड़ेंगी, इंडिया को भी रखनी पड़ेंगी, पाकिस्तान को भी रखनी पड़ेंगी। लेकिन इंडिया तो फेल नहीं हुआ, उन्होंने तो अपने 28 लोगों को पूरी दुनिया के अंदर प्रोजेक्ट भी कर लिया इस साने को, और पूरी दुनिया से स्टेटमेंट्स भी ली, और पूरी दुनिया उनके सामने भी खड़ी रही। लेकिन हमारी नालायकी देखिए कि पूरी ट्रेन यरगमाल हुई 450 लोगों की, उसमें से 100 से ज़्यादा, कम से कम लोग तो कहते हैं कहीं ज़्यादा, लेकिन 100 से ज़्यादा वहाँ शहादतें और जाने गई, लेकिन उसको हम पूरी दुनिया के सामने नहीं रख सके। हमारी नालायकी है, डिफेंसिव कह लें, मेरे ख्याल में तो इनकम्पिटेंस है और कंप्रोमाइज़ है हम ओवरऑल जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट हैं उनके ऊपर। अदरवाइज इतनी नालायकी नहीं हो सकती डिफेंसिव होने की, और कोई वजह जो है वो नज़र नहीं आती। अच्छा जी, अब अगली खबर की तरफ चलते हैं, और अगली खबर भी हिंदुस्तान से है, जिन्होंने पाकिस्तान से रिलेटेड एक और अहम फैसला किया और पाकिस्तान की तजारत पर एक इंपॉर्टेंट उन्होंने डिसीजन लिया है। और डिसीजन उनका ये है कि ऐसे कोई भी कंटेनर्स जिनके अंदर पाकिस्तानी सामान होगा, या वो जहाज़, हमारे तो खैर हैं नहीं, हमारे तो ऐसे कोई, मेरा नहीं ख्याल कि शिपिंग लाइन्स हमारी को इतनी ज़्यादा हैं कि जिनके जो पाकिस्तानी फ्लैग कैरियर हों, लेकिन हो सकता है चंद हों भी। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ऐसे तमाम जहाज़ जिन पर पाकिस्तानी सामान होगा या पाकिस्तान से कोई लेना देना होगा, वो अब किसी सूरत भी किसी भी इंडियन बंदरगाह के ऊपर लंगरअंदाज नहीं हो सकते। टिट फॉर टैट हम भी फॉलो अप करते हैं, आपको पता, हम देखते रहते हैं। इंडिया पहले फैसला करता है, फिर हम वही फैसला कर देते हैं। वो कहते हैं अटारी बॉर्डर बंद होगा, हम कहते हैं वाघा बंद होगा। वो कहते हैं सबके वीज़े कैंसिल, हम कहते हैं सबके वीज़े कैंसिल। तो हम उनको फॉलो करते हैं, जो वो डिसीजन करते हैं वो उतना ही डिसीजन हम आगे से कर देते हैं। ऐसा नहीं कि हम उससे कोई दुगना डिसीजन करते हैं, उतना की आगे से हम वापस डिसीजन कर देते हैं। तो पाकिस्तान ने भी वही डिसीजन किया कि कोई भी इंडियन जो फ्लैग कैरियर कोई भी शिप है वो पाकिस्तान में डॉक नहीं होगा, और इसी तरीके से सामान जो है वो यहाँ पर नहीं आ सकेगा। अब मेरा ख्याल है कि इसका नुकसान शायद पाकिस्तान को ज़्यादा हो, क्योंकि आमदोरफ्त इंडिया से ज़्यादा है। बहुत सारा सामान LCL जो लोग करते हैं, मीन पूरा कंटेनर नहीं, अगर उसके अंदर थोड़ा सामान अपना रखते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शायद इस तरह के जो अरेंजमेंट्स हैं वो इंडिया के साथ पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि शिप्स कुछ सामान यहाँ से लेते होंगे, बाकी वहाँ से लेते होंगे। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इसमें, ना ही हमारी को बहुत ज़्यादा इस पर अभी रिसर्च है, आज ही की खबर थी। तो एक अमूमी हमारी फील है कि इस पर भी शायद नुकसान ज़्यादा हमें होने का खदशा है। अगली खबर आज इंडिया से ही है, वहाँ पर एक तरथली मच गई। तरथली इसलिए मच गई कि 2 पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर जो हैं कराची से उड़े और इंडियन गुजरात के इलाके में जा पहुँचे और अहमदाबाद के ऊपर हूवर कर रहे थे। इंडिया के अंदर इस पर बड़ी तरथली मची, और वजह तरथली की यही बनी इंडिया के अंदर के पाकिस्तानी, आपको पता है एयर स्पेस बंद है पाकिस्तानी जहाज़ों के लिए, और इंडिया के जहाज़ों के लिए पाकिस्तान की एयर स्पेस बंद है। तो ये पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर कैसे पहुँच गए, क्या करने पहुँच गए, किसी मिशन पर हैं, तो वहाँ पर पूरी जो न्यूज़ की दुनिया है, क्योंकि आजकल लोग
ऑनलाइन ही मॉनिटर करते हैं जहाज़ों को बहुत सारा। पहले तो ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ एयरफोर्स और फौजी ज़राए के पास होती थी, अब आम लोगों के पास भी होती है। तो मीडिया में ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर आना शुरू हो गया और एक तरथली मच गई, जिसके बाद फिर इंडियन अथॉरिटीज़ ने एक्सप्लेनेशन जारी की कि ये अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स हैं जो पाकिस्तान से उड़े हैं और उनका राउट जो है वो पहले से अप्रूव था। और उन्होंने फर्दर ये भी वाजे किया कि पाबंदी पाकिस्तानी जहाज़ों के ऊपर है, लेकिन अगर कोई और तीसरे मुल्क का जहाज़ पाकिस्तान में से होकर हिंदुस्तान आता है तो उसको इजाज़त है। तो ये भी आज वहाँ पर एक तरथली मची रही कि किसी तरह से पाकिस्तानी हेलीकॉप्टरों ने कहीं अहमदाबाद के ऊपर, गुजरात का जो शहर है, हमला आवर तो नहीं हो गया या और कोई मामला तो नहीं है। अगली खबर आपके सामने रखते हैं इस्लामाबाद से, जहां पर सदर ममलकत ने शाम 5 बजे कौमी असम्बली का इजलास एक तो कल के लिए बुलाया है। और अभी चंद दिन पहले ही नवाज शरीफ साहब ने पहले ही स्टेटमेंट दे दी थी कि जो कौमी असम्बली का रोल है पहलगाम के सारे क्राइसिस में वो बहुत उमदा है। और हालांकि हमने तभी आपको बताया था कि कौमी असम्बली का तो सेशन ही नहीं चल रहा, कौमी असम्बली में तो कुछ हुआ ही नहीं, ना कोई तकरीर हुई, ना बात हुई। तो नवाज शरीफ साहब को किसने कह दिया कि कौमी असम्बली का रोल जो है वो बहुत अच्छा है। लेकिन बहरहाल अब स्पीकर ने सदर पाकिस्तान ने कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे बुला लिया है। लेकिन छुट्टी वाले दिन जो उन्होंने अहम काम किया आज, उन्होंने वफाकी काबीना, वुज़रा और मुशरा जितने भी हैं, वुज़रा ममलकत हैं, उनके अलाउंसेज और तनख्वाहों में उन्होंने मंजूरी दे दी और एक फौरी आर्डिनेंस जारी किया है। जी हाँ, आर्डिनेंस तब जारी किया जाता है जब असम्बली से कोई बहुत ही ऐसा काम हो जो बहुत मजबूरी का हो और क्विक करना हो और असम्बली से उसकी अप्रूवल लेने में वक्त लगता हो, तो फिर फौरी आर्डिनेंस किया जाता है। तो क्योंकि ये तनख्वाहें बढ़ाना तो बहुत ही, आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान की अगर जंग हो और न्यूक्लियर जंग हो तो उससे भी ज़्यादा अहम काम ये है कि इनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ। तो जिनकी 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 लाख तनख्वाहें थीं, वो 5-5, 6-6, 7-7 लाख बढ़ा दी गई हैं। और अब आज ही के दिन एमरजेंसी में वो ऑर्डिनेंस साइन किया गया है, क्योंकि ये डिले नहीं हो सकता था। तो इनकी प्रायोरिटीज़ देख लें कि एक तरफ मुल्क के साथ क्या हो रहा है और दूसरी तरफ ये क्या फैसले कर रहे हैं। ये आप खुद सोच भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं कि उन्होंने छुट्टी के दिन का भी ख्याल नहीं किया और तनख्वाहें बढ़ाने का ये जो फैसला था, जो कौमी अहमियत का था, उसे छुट्टी वाले दिन ही अंजाम दिया। बल्कि इन तनख्वाहों के बढ़ाने का बिल कौमी असम्बली से या सेनेट से पास नहीं करवाया, ऑर्डिनेंस का सहारा लिया गया, ऑर्डिनेंस पास करके और उस पर साइन किए गए हैं। तो आप खुद सोच लीजिए कि ये लोग जंग के हालात में भी अपने पेट का सोचते हैं, अपना सोचते हैं, मुल्क का इनसे कोई लेना देना नहीं। मुझे यहां से इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले आपको एक दफ़ा फिर याद करवा दूं कि हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए। वजह यह कि हमें रोका जा रहा है, हमारी आवाज़ को पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर रोका हुआ है, जैम किया हुआ है सब कुछ। आप इमरान रियाज देख लें, मेरा देख लें, साबिर शाकिर देख लें, मोहित पीरज़ादा देख लें, सब कुछ जकड़ा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, बिल्कुल जैम किया हुआ है पिछले कई महीनों से। लेकिन जब आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करते हैं तो उससे हम डायरेक्टली आप तक पहुँच सकते हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें जो आप तक पहुँचानी हो वो डायरेक्टली पहुँचा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि आपको ये खदशा ना हो कि जब आप चैनल ज्वाइन करेंगे तो आपकी कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ व्हाट्सएप के पास रहती है, हमें भी नहीं पता होता कि आपने हमारा चैनल ज्वाइन किया है या नहीं। और पाकिस्तानी चौधरी साहब के पास भी कोई एक्सेस नहीं है व्हाट्सएप की, वो आपको वैसे ही डराते हैं। पूरा पाकिस्तान डरा हुआ है और पूरा जैसे रिलीजियसली बिलीव करता है कि हाँ जी हर एक का व्हाट्सएप वो पढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। व्हाट्सएप अगर पाकिस्तानी एजेंसीज आपका पढ़ सकती हैं तो फिर वो मोदी का भी पढ़ लेंगी। ओके, टेलीफोन की तो बाउंड्री है, व्हाट्सएप की तो कोई बाउंड्री नहीं है, और ये तो पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है अब ये ऐप्स। तो इसलिए जो माचिस है वो किसको देनी है, वो जाहिर है जिन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई है वो 10 दफ़ा सोचते हैं। तो बहुत ही ख़ास हालात में अगर आपका फ़ोन किसी के हत्थे चढ़ जाए, उसमें कोई चीज़ इंस्टॉल कर दें, तो बहुत ही ख़ास हालात में बहुत ही इंपॉर्टेंट लोगों के, जिनके पीछे एजेंसीज लगी हों खुसूसी तौर पर, उनका फ़ोन तो किसी तरह से हैक हो के सब कुछ किया जा सकता है। पॉलिटिकल लोग हों, जर्नलिस्ट हों, पीपल इन इंटरेस्ट हों, जो कॉमन आदमी है उसका व्हाट्सएप ना सुना जा सकता है, ना उसमें एक्सेस ली जा सकती है जब तक कि उसका फ़ोन किसी के हत्थे नहीं चढ़ता। और वजह मैंने आपको बता दी है। वजह यह है कि अगर व्हाट्सएप तक एक्सेस पाकिस्तान के अंदर किसी की हो गई तो देन स्काई इज द लिमिट। फिर अगर व्हाट्सएप में आप घुस गए तो वो तो पूरी दुनिया में व्हाट्सएप है ना। तो आप किसी के भी, फिर अमेरिका में भी बैठे आप व्हाट्सएप लोगों के कर लेंगे, आप बरतानिया में भी कर लेंगे, मोदी का भी कर लेंगे, जो यूके का प्राइम मिनिस्टर उसका भी कर लेंगे। तो ये एक मंतकी बात नहीं है। इसको ज़रा चीज़ों को मंतक पर परखा करें। हम सुनी सुनाई बातों को, पूरा पाकिस्तान लगा हुआ है कि सिग्नल ज़्यादा सिक्योर है, फलाना कम सिक्योर है, ऐसा कुछ नहीं है। और अभी तक, मैं दोबारा आपको बता रहा हूं कि अभी तक कोई भी एक लाइन भी व्हाट्सएप की किसी की हैक नहीं हो सकी, पाकिस्तान में सामने नहीं आ सकी। वो जितने आप मैसेजेस सुनते हैं वो होते हैं जो फ़ोन हत्थे चढ़ जाता है। अगर आपका फ़ोन हत्थे चढ़ गया तो फिर तो व्हाट्सएप समेत सब कुछ ही आपके फ़ोन में से ले लिया जाता है। तो इसलिए इससे घबराया ना करें। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मुझे यहाँ से इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।